प्रिय विद्यार्थियों, आज के चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में जनरल प्रोसीजर क्या होगा, किसी मशीन को हम डिज़ाइन करना चाहें या कोई कंपोनेंट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका साधारण विधि क्या होगी, वो उसका आज हम अध्ययन करेंगे। जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में किसी मशीन या कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है तो उसकी साधारण विधि क्या है। मशीन डिज़ाइन प्रॉब्लम मे बी अटेम्प्टेड इन सेवरल वेज। मशीन डिज़ाइन की जो प्रॉब्लम है वो कई तरीके से सॉल्व की जा सकती है। हाउएवर जनरल प्रोसीजर टू डिज़ाइन ए मशीन इज एज फॉलो। फिर भी एक जनरल प्रोसीजर जो सामान्य विधि है एक मशीन को डिज़ाइन करने की, वो निम्न अनुसार है। सबसे पहले तो है कंप्लीट रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है उसका एक रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जो प्रॉब्लम है उसका एक कंप्लीट रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करेंगे, इंडिकेटिंग द पर्पस फॉर विच द मशीन इज टू बी डिज़ाइन, जिसमें ये इंडिकेट होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस फॉर विच द मशीन इज टू बी डिज़ाइन, कि जो मशीन हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके लिए क्या आवश्यकता है उस मशीन को डिज़ाइन करने की। मतलब क्या हमें एक आवश्यकता है, क्या नीड है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई किसी कंपोनेंट को हमें काटना है, काटने के लिए हमें आरी की ज़रूरत है या एक ऐसी हेक्सा मशीन की आवश्यकता है जो कि उस कंपोनेंट को काट सके। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गई कि हमें एक हेक्सा मशीन डिज़ाइन करनी है, या कोई होल करना है। तो होल करना है तो उसके लिए एक ड्रिल मशीन चाहिए जो कि उस होल को कर सके। तो ये प्रॉब्लम हमारी ये होगी कि हमें होल करना है, तो होल करने के लिए हमें एक ड्रिल मशीन को डिज़ाइन करना होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक मशीन को डिज़ाइन करना है। तो हमारे पे एक रिटर्न स्टेटमेंट हम तैयार कर लेते हैं कि प्रॉब्लम का एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कि ये इंडिकेशन होता है कि कौन सा पर्पस है या कौन सी आवश्यकता है जिसके लिए हम उस मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप है सेलेक्ट द पॉसिबल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म विच विल गिव द डिजायर्ड मोशन। अब हम पॉसिबल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जिसके द्वारा कि उसमें जो डिजायर्ड मोशन हमें चाहिए वो मिल जाए। जैसे ड्रिल मशीन है तो उसमें रोटरी मोशन चाहिए, तो उसमें रोटरी मोशन के लिए पॉसिबल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म क्या क्या होंगे। इसी प्रकार जैसे हेक्सा मशीन है तो हेक्सा मशीन काटने के लिए हमें हेक्सा मशीन चाहिए, तो हेक्सा मशीन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, तो उसमें पॉसिबल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म क्या क्या होंगे वो देखते हैं। तो इस तरह से जो भी फंक्शन में करना है या जो भी ऑपरेशन करना है उसमें पॉसिबल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म क्या क्या होंगे वो सेलेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा कि जो डिजायर्ड मोशंस हैं वो हमें मिल सके। नेक्स्ट स्टेप में फाइंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच मेंबर ऑफ द मशीन। मशीन पर जो लगने वाले फोर्सेज हैं वो उनका पता लगाते हैं कि उस मशीन पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। जैसे टेंसाइल फोर्स लग रहा है या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है या शियर फोर्स लग रहा है, तो उन एलिमेंट्स पर, मशीन के जो एलिमेंट्स हैं उन पर किस तरह का फोर्स लग रहा है। एंड एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ईच मेंबर, और प्रत्येक मेंबर के द्वारा कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना, तो वो हम पता लगा लेते हैं। मतलब उस मशीन के मेंबर्स पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, किस तरह का फोर्स लग रहा है और किस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है उन मेंबर्स के द्वारा, ये हम पता लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम फोर्सेस मालूम कर लेंगे और फोर्सेस का जो कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स न्यूटन्स में या किलो न्यूटन्स में जो भी है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट द मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर ईच मेंबर ऑफ द मशीन। फिर हम उसके लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा उस कंपोनेंट को के लिए, जिसमें कि वो फोर्सेस जो हैं, जो फोर्स लग रहे हैं उस मेंबर पर, उनको वो सहन कर सके। और वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन से एनवायरनमेंट में काम आ रहा है। तो सेलेक्ट द बेस्ट मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर ईच मेंबर ऑफ द मशीन। मशीन के प्रत्येक मेंबर के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा वो सेलेक्ट करते हैं। जैसे कोई टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो टेंसाइल फोर्स के लिए ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए, शियर फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए। तो ऐसा मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि वो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जिस तरह का फोर्स लग रहा है। तो मटेरियल को सेलेक्ट करना कि किस तरह का फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन और कंसिडरिंग द फोर्सेज एक्टिंग एंड द परमिसिबल स्ट्रेसेस और डिजाइन स्ट्रेसेस फॉर द मटेरियल यूज्ड। अब जो हमने फोर्सेस डिटरमाइन किए हैं या कंसिडर किए हैं, जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमने डिटरमाइन किया, जो कंसिडर किया है, तो उसके परमिसिबल स्ट्रेसेस कौन कौन से या डिज़ाइन स्ट्रेसेस फॉर द मटेरियल यूज, उन जो मटेरियल काम में ले रहे हैं
उनके लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या है या डिज़ाइन स्ट्रेस उसमें क्या रहेगा। तो डिज़ाइन स्ट्रेस से हम ये निकालते हैं कि ईच मेंबर डज नॉट डिफ्लेक्ट और डिफॉर्म देन द परमिसिबल लिमिट। इतना डिज़ाइन स्ट्रेस लेना है, होना चाहिए कि उसका जो प्रत्येक मेंबर है उसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं आए या डिफॉर्मेशन नहीं आए। उसकी जो परमिसिबल लिमिट है उस परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हुक्स लॉ फॉलो करता है तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, है ना। तो उसमें एक इलास्टिसिटी अप टू इलास्टिसिटी तक ही उसमें जो डिफ्लेक्शन आए, उसके बाद में यदि डिफ्लेक्शन आया तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएंगे, और परमानेंट डिफॉर्मेशन आने से वो क्या है, परमानेंट फेलियर हो जाएगा। तो उसकी जो परमिसिबल लिमिट है उस परमिसिबल लिमिट तक ही उसमें डिफॉर्मेशन आना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें यील्डिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का, तो यदि उसका जो डिज़ाइन स्ट्रेस है या परमिसिबल स्ट्रेस है उससे ज़्यादा यदि उसमें स्ट्रेस डेवलप हो गया, उससे ज़्यादा यदि फोर्स लगा दिया और यदि ज़्यादा स्ट्रेस की आवश्यकता है तो वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा और उस केस में उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह का उसमें डिज़ाइन स्ट्रेस लेना है, परमिसिबल स्ट्रेस लेना है, इतना इसमें स्ट्रेस होना चाहिए कि जिससे कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो, डज नॉट डिफ्लेक्ट, किसी तरह का उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आए या डिफॉर्मेशन नहीं आए। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसमें परमिसिबल स्ट्रेसेस और डिज़ाइन स्ट्रेसेस क्या होंगे। देन फोर्सेस, मटेरियल और स्ट्रेस निकालने के बाद में हम उसका साइज निकालते हैं। फाइंड द साइज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मशीन। मशीन के प्रत्येक मेंबर का साइज फाइंड आउट करते हैं। यदि हमें फोर्स मालूम है और मटेरियल मालूम है और उसमें लगने वाला स्ट्रेस कितना वो इंड्यूस हो रहा है वो हमें मालूम है, या उस मटेरियल का स्ट्रेस क्या है वो मालूम है, तो हम साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि फोर्स और यदि स्ट्रेस हमें मालूम है तो जो तीसरी चीज़ होती है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल स्ट्रेस स्ट्रेंथ हो जाएगी। वो स्ट्रेस स्ट्रेंथ लगने वाले फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने फोर्स मालूम है, स्ट्रेस मालूम है, तो हमें साइज मिल जाएगा, एरिया मालूम हो जाएगा, एरिया से हमें साइज मालूम हो जाएगा कि किस साइज का वो मेंबर होगा। तो फाइंड द साइज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मशीन। तो हम यहाँ पर प्रत्येक मशीन के प्रत्येक मेंबर का साइज फाइंड आउट कर लेते हैं। लोड मालूम हो गया, स्ट्रेस मालूम हो गया, तो हमें साइज मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है मॉडिफाई द साइज ऑफ ईच मेंबर टू एग्री विद द पास्ट एक्सपीरियंस एंड जजमेंट टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चर। अब पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभवों के आधार पे या इन डिज़ाइनर के जजमेंट के बेसिस पे, सेल्फ जजमेंट बेसिस पे हम ये देखते हैं कि उसका जो साइज़ है जो हमने लिया है वो सही है या नहीं है। प्रत्येक मेंबर का जो साइज़ है वो सही है या नहीं। यदि वो सही नहीं है तो उसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई द साइज ऑफ ईच मेंबर टू एग्री विद द पास्ट एक्सपीरियंस जजमेंट टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग पास्ट एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पर हम प्रत्येक मेंबर के लिए जो एग्री करता हो वो साइज़ को मॉडिफाई करते हैं। उसके साइज जो हमने साइज़ लिया उसको मॉडिफाई करेंगे। यदि हमने देखा कि पास्टली हमने ये साइज़ लिया था और वो फेलियर हो रहा था, तो हम अब क्या है कि उस साइज़ को थोड़ा बढ़ा देंगे। या जजमेंट बेसिस पे करते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें ये जो साइज़ हमने लिया है वो बियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई हिडन फोर्सेज हो या सेकेंडरी फोर्सेज भी लग रहे हों। तो उन फोर्सेस को या सेकेंडरी फोर्सेस को हमने कंसिडर नहीं किया है, या वो हिडन फोर्सेस को हमें मालूम नहीं पड़ता है, और वो एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल में जब वो काम आती है तो वो फोर्सेस अपीयर होते हैं। तो ऐसे केस में जो जजमेंट होता है या पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो काम आता है, और उस बेसिस पे हम उसका जो साइज़ को है मॉडिफाई कर देते हैं। और साइज़ को मॉडिफाई करेंगे तो डिज़ाइनर जो है पास्ट एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पर वो जो साइज़ लिया है उस साइज़ को मॉडिफाई करेगा। और मॉडिफाई करने के बाद में ड्रा द डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट की डिटेल ड्राइंग बनाएंगे उस मॉडिफाइड साइज से। एंड द असेंबली ऑफ द मशीन, और उस मशीन को फिर असेंबली करेंगे विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सजेस्टेड,
जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सजेस्ट किया गया है उसके लिए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ में मशीन को असेंबल करेंगे विथ डिटेल ड्राइंग के साथ। प्रत्येक कंपोनेंट की डिटेल ड्राइंग बनाएंगे और उस मशीन को असेंबल करेंगे। असेंबल करके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें क्या रहेगा। तो इस तरह से एक कंप्लीट ड्राइंग आ जाएगी कि इस तरह का हमें मशीन या मशीन मेंबर्स या मशीन का कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करना है या बनाना है। तो ये एक डिज़ाइन प्रोसीजर हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस या नीड क्या है, क्या आवश्यकता है। उस आवश्यकता के बेसिस पर एक हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का एक कंप्लीट स्टेटमेंट बना लेंगे। सेकंड, उसके पॉसिबल ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म ले लेंगे जिसके द्वारा कि डिजायर्ड मोशन आ जाए कि कौन कौन सा उसमें मोशन होगा। फिर फाइंड द फोर्सेज एक्टिंग, फिर उसमें कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं प्रत्येक मेंबर पर और कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो हम पता लगा लेंगे। फिर उसमें कौन सा बेस्ट मटेरियल काम में लिया जाएगा वो मालूम कर लेंगे। फिर उसका डिज़ाइन स्ट्रेस मालूम करेंगे कि वो जो स्ट्रेस है वो कितना रहेगा जिसके कारण कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आए। फिर हम उसका साइज़ फाइंड आउट कर लेंगे कि कंपोनेंट का साइज़ क्या रहना चाहिए। इसके बाद में हम उस साइज़ को मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद में उसकी फाइनल ड्राइंग तैयार कर लेंगे और फाइनल ड्राइंग तैयार करने के बाद में उसका प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन होने के बाद में उसकी असेंबली करके और हम उसे आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक कंपोनेंट को, मशीन के कंपोनेंट को या मशीन को डिज़ाइन करेंगे। ये डिज़ाइन प्रोसीजर है जिसके द्वारा कि हम मशीन की डिज़ाइनिंग या मशीन कंपोनेंट की हम डिज़ाइनिंग करते हैं। इस तरह से हम पूरी एक सामान्य विधि है जिसके द्वारा कि हम मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी कंपोनेंट्स को आने वाले चैप्टर्स में इसी तरह से हम डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि हम स्ट्रेस थ्योरी के बेसिस पे कि जिसमें कि लोड हमें मालूम होगा और स्ट्रेस हमें मालूम होगा तो हम उसका साइज़ फाइंड आउट कर लेंगे कि किस साइज़ का हमें कंपोनेंट चाहिए। यदि साइज़ हमें मालूम है और लोड मालूम है तो स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, लोड है, साइज़ और स्ट्रेस है। इनमें से 2 चीज़ें हमें मालूम है तो तीसरी चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। थैंक यू।